नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरी चैनल में। हमारी आज की कहानी है सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। कमला जी के बेटे बहू हॉल में बैठे गरम दूध जलेबी खाने के साथ साथ बड़े से टीवी पर मूवी देख रहे थे और उधर कमला जी पसीने से लथपथ किचन का काम समेटने में लगी थी और साथ ही जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। काम करते करते उनकी कमर में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने फटाफट काम खत्म किया और हॉल में पड़े सोफे पर अपने बेटा बहू के पास बैठने ही वाली थी कि तभी बड़ी बहू एकदम से चमकते हुए बोली, माँ जी, अकल बची है बुढ़ापे में या नहीं? आपके सारे कपड़े पसीने में भीगे हुए हैं और ऊपर से बदबू आ रही है कि पूछो मत। हाँ माँ, थोड़ा दूर बैठो। आपसे कितनी बदबू आ रही है कि यहाँ बैठना दुश्वार हो रहा है। सुबह शाम तो घर में थोड़ी देर साथ होते हैं, उसमें भी आप 2 घड़ी शांति से नहीं बैठने देती। कितनी बार कहा है, काम करने के बाद सीधा अपने कमरे में चली जाया करो। कमला जी का बेटा एकदम से आंखें निकालता हुआ बोला। कमला जी नम आंखों से बोली, बेटा, पूरे दिन तुम सब बाहर रहते हो, 2 घड़ी बात करने की फुर्सत नहीं मिलती। शाम को तुम सबका हालचाल पूछ लेती हूँ तो थोड़ी चिंता कम हो जाती है। माँ बच्चे नहीं रहे, अब हमारी पत्नियां हैं। हमारा ख्याल रखने के लिए जितना आपसे कहा जाए उतना किया करो, समझी आप? और नहीं तो अपने कमरे में पड़ी रहा करो। यह मानो शक्ल लेकर बार बार हमारे सामने आने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर बेटे बहू अपने अपने कमरे में चले गए। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर कमला जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। आज बच्चों को अपने माँ के कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन इसी बदनसीब माँ को तो कभी इनकी पोटी सुसु साफ करने में कभी बदबू नहीं आई। लेकिन आज बड़े बेटे अफसर क्या बन गए, उन्हें अपनी माँ के पास बैठने में बदबू आती है। सोचते सोचते कमला जी अपने आंचल में छुपकर फूट फूट कर रोने लगी और कमला जी का मन अतीत की गलियों में घूमने लगा। हमारा जीवन पानी के बुलबुले के समान है, जो कितनी देर तक बना रह जाएगा किसी को कोई अंदेशा नहीं। इसलिए जीवन में खुलकर जियो, किसी इच्छा का गला मत घोटो, उसे पूरा करने के लिए अवश्य प्रयास करो। जीवन में कब कैसा मोड़ आ जाए किसी को भी पता नहीं। इसीलिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अमरनाथ जी का रिटायरमेंट भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। अमरनाथ जी के रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, इसकी रूपरेखा भी बना ली गई थी। छोटे बेटे को रेडीमेड कपड़ों का शोरूम था। वह अक्सर शोरूम को अकेले संभालने में परेशान हो जाता था। उसी ने पिता से उसके शोरूम पर बैठने की गुजारिश की थी। पहले तो अमरनाथ जी राजी नहीं थे कि जीवन भर तो हमने ऑफिस संभाला है, यह बिजनेस की मुझे समझ कहाँ है। लेकिन फिर कमला जी के समझाने पर तैयार हो गए थे। नौकरी करते हुए जिम्मेदारियों के बोझ से वह कभी अपनी पत्नी और बच्चों को घुमाने नहीं ले जा पाए थे, जबकि उनके साथी ऑफिसर हर तीसरे साल परिवार के साथ घूमने निकल जाते थे। इस बार उन्होंने भी पूरे यूरोप का प्रोग्राम बना लिया था। उसकी टिकट वगैरह की बुकिंग हो चुकी थी। अमरनाथ जी की फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। उनका पूरा परिवार मौजूद था। पार्टी में अपने कार्यकाल के अनुभव साझा करते हुए अमरनाथ जी और वहां मौजूद सभी लोगों को बोलते बोलते अचानक ही आगे की ओर झुके कि उनकी बेटी पापा पापा कहकर उनकी तरफ भागी कि तब तक वह गिर चुके थे। बेटी तो डॉक्टर ही कर रही थी। उसने जब नब्ज टटोला तो वह मिले ही नहीं। उसने तुरंत अपनी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और परिवार के लोग इस घटना से सदमे में आ गए थे। तीनों बेटे किसी तरह अपने आप को संभाल कर मां पर छोटी बहन को संभालने में जुट गए। कमला जी को अमरनाथ जी बैंक के काम सिखाने को प्रेरित करते रहते थे कि कैसे पैसे जमा करते हैं, कैसे निकालते हैं, सब सीख लो। लेकिन कमला जी हमेशा, आप है ना, फिर मुझे सीखने की क्या जरूरत है, यह कहकर पल्ला झाड़ देती थी। अब कैसे क्या करें? वह तो पत्थर की बूंद बनकर रह गई थी। बैंक से फंड वगैरह मिला, वह अमरनाथ जी के खाते में ही जमा हो गया। उनके बैंक के कुछ कर्मचारी बहुत अच्छे थे, उन्होंने ही सारी प्रतिक्रियाएं पूरी की थी। कमला जी को सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था। वह अपने आसपास की महिलाओं को फ्री में सिलाई सिखाती रहती थी।
घर के एक बड़े से कमरे में कुछ मशीन खरीद कर सिलाई मशीन सिखाती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, इसलिए सिलाई बंद कर दी थी। बेटी की भी शादी करवा दी गई। अब कमला जी थोड़ी बहुत घर के काम ही कर लेती थी। बड़ा बेटा बहू दोनों नौकरी पर जाते थे, तो वह उसके घर सबको संभालती। उनकी बड़ी बहू अंजना इस शहर में स्कूल की शिक्षिका थी। वह स्वभाव से बड़ी सख्त थी। साफ सफाई उसे पसंद था। रविवार के दिन भी पूरे घर को अपनी देखभाल में कमला जी से साफ सफाई करवाती थी। कमला जी रोज सुबह 4 बजे उठती, बड़े बेटे का घर साफ करके रसोई में चाय बनाकर उसको दे दी थी। फिर जल्दी जल्दी उनके लिए नाश्ता तैयार कर देना होता था। फिर उनके बच्चे को तैयार कर भेजना, और इसी तरह वह अपनी दिनचर्या पूरी करती। और उसमें भी अगर छोटा या मनचला बेटा बहू कुछ काम बता देते, तो उनकी भी चाकरी पूरी करती थी। आज जब कमला जी घर का काम निपटाकर बैठी ही थी, तो उनकी पड़ोसन जानकी देवी स्कूल से चीनी मांगने आई। बहू के स्वभाव के कारण उनके उधार देने से डर लगता था, इसलिए वह बोली, देखिए, कुछ भी आपको मांगना हो तो आप बहू के सामने ही लेकर जाया करो। इतने में वह हाथ जोड़ती हुई बोली, दीदी, अभी घर में गेस्ट आए हुए हैं और कोई भी नहीं है। मैं शाम को वापस कर दूंगी। जानकी जी लगभग नम आंखों से बोली थी, ठीक है, कहते हुए कमला जी उसे एक प्याला भर कर चीनी उसको दे देती हैं। मगर यह उधारी कमला जी पर भारी पड़ गई। स्कूल से जब अंजना आई, तो जरा सी चीनी उसे कम नजर आई। वह कमला जी से सबकी नजरों से सवाल की, तो उन्होंने डरते डरते सच्चाई बता दी। यह सुनकर तो वह और बिगड़ गई। यह मेरा घर है, दुकान नहीं, जो उधारी लगाए रखी है। बहू, उसके घर गेस्ट आ गए थे। कमला जी फिर धीरे से बोली, और भी तो पड़ोसी थे। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मेरे बिना किसी को घर के अंदर नहीं बिठाएंगी और ना ही कुछ उधार देंगी। फिर आपने ऐसा क्यों किया? कमला जी निरुत्तर हो गई। उन्हें अंजना जी की हर हिदायत याद थी। उनकी अनुपस्थिति में ना किसी के घर जाना, ना किसी को बुलाना, साथ ही किसी भी तरह का उत्तर भी उसकी अनुपस्थिति में नहीं देना था, क्योंकि उसके पीछे अंजना का शक था कि कहीं बुढ़िया खुद तो खा लेती, या दुकान से बदल और कुछ खाने पीने की चीजें तो नहीं ले आती हैं। और भी बहुत कुछ। वह तो दूध, चाय पत्ती सब कुछ स्कूल से आने के बाद शक की निगाहों से चेक करती थी। अब तो ऐसे सख्त हिदायत पर वह कुछ कैसे करती? कभी कभी वह दूसरे बेटे के पास जाने का मन बनाती, तो बड़ी को देख छोटी बहू भी और सख्ती दिखाती रहती थी। इसीलिए बच्चों की देखरेख के बहाने ही वह बड़े बेटे के पास रह जाती थी, कि यहाँ कम से कम उन्हें भूख की तो फिक्र ही नहीं थी। परंतु बहू का अपमान उन्हें तोड़कर रख देता था। कभी कभी तो बहू उन पर चोरी का भी इल्जाम लगा देती थी। तब उन्हें लगता था कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। कितनी बुरी तरह से बहू उन्हें फटकारती थी। और आज तो वह बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली थी। लेकिन कोई गलती नहीं हुई थी। अभी एक पड़ोसी दूसरे के काम नहीं आएगा, तो फिर कौन आएगा? आज वह अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। रात के 8 बज रहे थे। मोबाइल की घंटी बजी। अंजना ने फोन उठाया। सामने से उनकी बहू मानसी का फोन था। दीदी, मेरी ननंद नंदोई जी तुम्हारे घर पहुंचने वाले हैं। मेरी ननंद का इंटरव्यू है, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। मानसी की बात सुनकर वह बहुत खुश हुई। फिर कमला देवी से बोली, मानसी के नंदोई आ रहे हैं, 2-3 सब्जियां बना दीजिए, साथ ही पूरी का आटा गूंद दीजिए। कमला जी बोली, बहू, अब पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझसे अब और काम नहीं होता। पूरे दिन काम करके थक चुकी हूँ। अरे, अगर काम नहीं होता तो फिर हमारे घर पर ही क्यों हो? दूसरे बेटे बहू भी हैं, वहां भी जा सकती हैं। कमला जी बहू की बात सुनकर घुटनों पर हाथ रखते हुए उठी और रसोई में जाकर सब्जी चढ़ाने लगी, तो डिब्बे में एक बूंद भी तेल नहीं था। यह बात अंजना को बताई, मगर अंजना भूल गई थी कि साथ ही दूध भी फट गया था। अब रात को इस वक्त बाजार भी बंद हो गया होगा। अंजना से बोली, तो पहले तो अंजना उन पर ही बिगड़ गई, लेकिन उनको याद दिलाते हुए बोली, पड़ोस में किसी से मांग लीजिए। कमला जी 2-3 घर गई, किसी ने नहीं दिया उधार। यदि आप नहीं देंगे तो दूसरा क्यों देगा? तो वह वापस आ गई। फिर उन्हें जानकी देवी की याद आई। झट से उसके घर गई।
जानकी देवी तेल और दूध दोनों देती हुई बोली, मदद की जरूरत तो राजा को भी पड़ सकती है, मगर आपकी बहू पता नहीं क्यों आपको लेने देने से मना करती है। कमला जी कुछ नहीं बोली, मगर उनके पीछे अंजना जी, जो स्वयं भी मांगने आई थी, यह सुन वह आत्मग्लानि से भर गई। तभी सासू माँ कमला जी से बोली, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं ही लोगों को देखकर भूल जाती हूँ, इसलिए बहू मुझे सुनाती है। ऐसे तो कमला जी के पति उनके लिए काफी धन संपत्ति छोड़कर गए थे, ताकि उन्हें भविष्य में किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। फिर भी बहुएं उनके बुढ़ापे के कारण उनसे 4 कदम की दूरी बनाए रखती थी। बढ़ती उम्र और बहू बेटों का व्यवहार देखकर कमला जी ने एक दिन अपने सभी बेटे और बहू को बुलाया और बोली, मेरी बात ध्यान से सुन लो। सब लोग, मेरी अब उम्र हो गई है, ज्यादा चल फिर नहीं सकती मैं। नहीं, अब मुझे किसी के घर की देखभाल होती है। अपने घर को खुद संभालो या कोई काम वाली लगाओ। अब तक मैं तुम लोगों के लिए खुद चुप रही कि चलो घर में शांति बनी रहे, लेकिन अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी गरीबों में दान कर दूं। तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं दूंगी, और सब दान करके किसी वृद्ध आश्रम में चली जाऊंगी। और जो 10 तोला सोना मेरे पास है, वह भी किसी गरीब की बेटियों की शादी में दान दे दूंगी। माँ की बात सुनकर तीनों बेटे बहू अचंभित हो गए। सारी प्रॉपर्टी और 10 तोला सोना तीनों बेटों को सुनते ही तारे दिखने लगे। अरे कुछ नहीं, वह भी एक एक बेटे के हिस्से में खेत का एक एक टुकड़ा आ रहा था, जिसकी कीमत लाखों में थी, और घर माँ का सोना वह अलग लाखों में थे। फिर ऐसे कैसे बेटे इतनी आसानी से हाथों से जाने देते? आखिर सौदा उनके फायदे का था। हाँ, इस सौदे में एक नुकसान भी था कि उन्हें अब इस बुढ़िया की सेवा पानी करनी पड़ेगी। जैसा वह बोलेगी वैसा करना पड़ेगा। पहले तक इन बेटे बहू को इतना तो भरोसा था कि यह संपत्ति माँ के मरने के बाद उनकी ही होने वाली है, इसलिए माँ की उन्होंने कोई अहमियत ही नहीं समझी और उन्हें अपने घर की नौकरानी बनाकर रखा था। वह सोचने लगे, वह तो अकेले भी मस्त रह सकती हैं। इतना पैसा है कि उनका आराम से गुजारा हो जाएगा। पर अब तो मामला बेटे बहू के विपरीत जा रहा था। इसीलिए बिना पल भर की देरी किए छोटा बेटा किसान झट से बोल उठा, माँ सठिया गई हो क्या? अरे जिसके 3 बेटे बहू हो, वह माँ वृद्धाश्रम जाने की बात क्यों कर रही हैं? यह शोभा देता है क्या? मैं आपको हम तीनों के रहते आप ये कैसी बातें बोल रही हैं? क्यों बड़े भैया, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? छोटे की बात सुनकर दोनों बड़े बेटे भी हाँ में सर हिलाने लगे और खिलखिलाते हुए बोले, अरे ठीक कहा किशन ने, हम सबके होते हुए माँ वृद्धाश्रम कैसे जा सकती हैं? लोग समाज हम पर थू थू करेंगे, कहेंगे 3 3 बेटों के होते हुए माँ वृद्धाश्रम में है। अरे तुम लोग क्या कहते हो? हाँ माँ जी, सही तो कह रहे हैं ये बुड्ढी के पापा, हम सबके होते हुए आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम सब मर गए हैं क्या, जो आपने अपने आश्रम जाने की सोच लिया? इतना कहकर तीनों बेटे बहू आपस में हिटर फिटर करने लगे। और फिर मंजला बेटा बोला तो तय रहा, अब तो माँ हम सबके पास 4 4 महीने रहेंगी और 3 बहुएं तुम्हारी सेवा करेंगी। ठीक है, मैं अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। इस पर बेटे की बातें सुनकर कमला जी बोली, सोच लो, अगर मुझे जरा भी कोई परेशानी हुई तो मैं सब संपत्ति दान करके चली जाऊंगी। फिर मत कहना कि मैंने कुछ नहीं दिया। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कहते हैं ना। और यह संपत्ति संपत्ति क्या लगा रखी है, हमें तो आपसे प्रेम है माँ, संपत्ति से नहीं। अरे क्या बोलती हो, जरा इधर आओ और कुछ बोलो। तीनों बेटों की पत्नियां भी कमला जी के पास बैठ गई। सच तो कह रहे हैं माँ, रिंकी के पापा, हमें तो आपसे प्रेम है, आपकी संपत्ति से थोड़ी ना है। ठीक है, तो आज से माँ हमारे साथ रहेंगी, फिर श्याम के पास, फिर किशन के पास। बड़ा बेटे ने सारी बात पक्की कर दी और फिर अपने अपने काम पर लौट गए। सबके जाते ही कमला जी मन ही मन मुस्कुरा उठी और अपने पान के डिब्बे से पान सुपारी खाते हुए मन ही मन में गुदगुदाने लगी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऐसे तो मैं सब पर बोझ थी, और अब जब संपत्ति की बात आई तो सब के सब अपने अपने रंग बदलने लगे और गिरगिट सी मीठी छुरी बन गए। फिर पान चबाते चबाते बुदबुदाई, तो तुम सभी देख लो और समझ लो, हम भी साथ हैं। साथ ना कम ना ज्यादा संपत्ति चाहिए, पर संपत्ति बिना सेवा किए मेवा चाहिए। वह मैं भी कम नहीं हूँ बहू,
शेर तो अब मैं भी सवा शेर बनकर रहूंगी। अब तो एक भी फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगी और सेवा भी भरपूर करवाऊंगी। कमला जी मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रही थी। अब तो कमला जी के सुख के दिन शुरू हो गए थे। सभी बेटे बहू अपनी अपनी बारी में कमला जी की जमकर खातिरदारी करते थे। हर चीज कमला जी से पूछ पूछ कर होने लगी। खाने में उनका मनपसंद खाना भी बनने लगा। हाथ पैरों में रोज तेल की मालिश होने लगी। हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाने लगा। बेटे अभी आते जाते माँ के पास दो घड़ी बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। और जब इन सब से समय मिलता तो वह अपने मोबाइल में यूट्यूब पर कुछ न कुछ लगाकर देखती रहती। मतलब कमला जी के तो ठाठ थे। वह भले ही थी 60 की, पर शौक आज के जमाने के पूरे हो रहे थे। और यह सब हो रहा था उनके स्वर्गीय पति के प्रकोप से। अगर उन्होंने इतनी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम नहीं की होती तो कमला जी की हालत आज के दौर में चल रही होती। उनकी उम्र की महिलाओं की तरह होती। साल 10 साल गुजरते जा रहे थे तो कमला जी इस दुनिया से जाने के लिए टस से मस नहीं हो रही थी। उल्टा अच्छा खान पान तेल मालिश से वह और तंदुरुस्त हो गई थी। 3 साल तक इसी तरह सभी बेटे बहू माँ के कटु स्वभाव और व्यवहार को बर्दाश्त किए जा रहे थे, इस उम्मीद पर कि माँ जल्द से जल्द स्वर्ग सुधार जाएगी। पर अब वह सब थोड़े थोड़े से उनसे ऊबने लगे थे। पर संपत्ति का मोह उन्हें सब सुनने और करने पर मजबूर कर रही थी। एक दिन कमला जी सोई तो सोई ही रह गई। अब तो उनके जाने का गम और खुशी ज्यादा झलक रही थी सभी बेटों के चेहरे पर, क्योंकि अब माँ की वह पोटली जो खुलने वाली थी, जिस पर कमला जी के ताले लगे थे। सारे क्रियाकर्म के बाद वह बक्सा खोला गया, क्योंकि अपने जीते जी तो कमला जी ने उसकी चाबी अपने पास से नहीं हटने देती थी। बक्सा खोलने के बाद जब उसके अंदर का सामान निकाला तो सबकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बरसने लगे, क्योंकि उसमें ना तो कोई 10 तोला सोना था और ना ही कोई जमीन खेत के कागज थे। बस एक घर का कागज जिसमें कमला जी रहती आई थी, जिसकी कीमत मुश्किल से 6 से 7 लाख होगी। यह सब देखकर बहुएं गुस्से से अपनी मरी हुई सास को कोसने लग जाती। जाते जाते भी छल करके चली गई। सेवा भी करवा ली और मेवा भी दूसरों को लुटा गई, क्योंकि वह पहले ही सब कुछ अपना एक ट्रस्ट को दान करके, और यह बात घर में किसी को भी पता नहीं थी। पर कमला जी को भी यह भी पता था कि इन लोगों को कैसे सबक सिखाना है, और वह सीख दे गई जाते जाते। इसलिए उसको कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर जमीन जायदाद चाहिए तो उनकी सेवा करो। दोस्तों कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।